जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का चैप्टर नंबर जो है वो 4 स्टार्ट करेंगे हम। लेक्चर नंबर 19 है। आज की जो हदीस है वो है अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। चैप्टर नंबर 4 है कम्बिनेशनल लॉजिक, चैप्टर का नेम है। कम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कम्बिनेशनल लॉजिक के पैरेलल में एक सीक्वेंशियल लॉजिक होती है, उसका जस्ट इंट्रो होगा। बाकी चैप्टर पूरा ये कम्बिनेशनल लॉजिक के ऊपर है। फिर हम एनालिसिस देखेंगे कि किसी भी कम्बिनेशनल सर्किट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिर हम डिज़ाइन देखेंगे, कम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है उनकी। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे कम्बिनेशनल सर्किट्स की, जिसमें बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है। बाइनरी एडर, बाइनरी सब्ट्रैक्टर की एग्जांपल्स हैं। फिर 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर आ जाएगा। फिर डेसिमल एडर है, बीसीडी एडर है, और डिकोडर्स हैं, एनकोडर्स हैं, प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, और मल्टीप्लेक्सर्स। ये सारी जो हैं एग्जांपल्स हैं कम्बिनेशनल सर्किट्स की। तो इसमें बेसिक जो हम मतलब अगर इसको समराइज करें, इस सारे चैप्टर में हमने डिज़ाइनिंग और एनालिसिस पे फोकस करना है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारी जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जितने भी सर्किट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो वो कम्बिनेशनल होते हैं या वो सीक्वेंशियल होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स में, कम्बिनेशनल सर्किट्स या सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो इन दोनों टाइप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले कम्बिनेशनल की बात करते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट वो वाले सर्किट होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स whose output at any time are determined from only the present combination of the input। यानी आप ऐसे सर्किट जिनकी आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनके गिवन कम्बिनेशन के साथ, यानी उनकी आउटपुट प्योरली डिपेंड करेगी कम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कि कौन सा इनपुट का कम्बिनेशन आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे कम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, इसके पैरेलल में जो दूसरे होते हैं उनको हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट की जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरह की होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और आपके पास m आउटपुट्स हैं और उसके दरमियान में कोई कम्बिनेशनल सर्किट या लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, तो n इनपुट्स m आउटपुट्स बना रही हैं, और ये m की m आउटपुट्स डिपेंड कर रही हैं n इनपुट्स के कम्बिनेशन के ऊपर, कि आप इनपुट का कौन सा कम्बिनेशन इधर अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी m आउटपुट्स जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, सो सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जिनमें स्टोरेज एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट्स या फीडबैक पाथ, ये दोनों चीज़ें अगर आपके जो डिजिटल सिस्टम्स के सर्किट्स होते हैं उनमें ये आ जाएं तो उसको हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं। कौन सी दो चीज़ें बताई? एक स्टोरेज एलिमेंट्स और दूसरा फीडबैक पाथ। आवाज़ आ रही है ना बेटा? जी आ रही है। ठीक है जी। जी सर आ रही सो है। दो ये चीज़ें अगर आपके डिजिटल सर्किट्स में मौजूद हैं तो उनको हम सीक्वेंशियल कहेंगे। अब बात करते हैं कि स्टोरेज एलिमेंट्स क्या होते हैं। जी बेटा, को बता सकता है कि डिजिटल सर्किट्स में स्टोरेज एलिमेंट से क्या मुराद है? सर जो बाइनरी बिट यानी 0 1 को स्टोर करते हैं। वो ठीक है, उनको हम सादा अल्फाज में अगर कहें तो उनको मेमोरीज कहा जाता है, ऐसे ही है? जो भी जी डेटा सर। इनपुट कराए वो जो जी स्टोर होगा उसमें जो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मेमोरीज यूज़ कर रहे हैं अपने सर्किट्स के अंदर तो वो सीक्वेंशियल सर्किट्स कहलाएंगी, और अगर उसमें मेमोरीज यूज़ नहीं हो रही तो वो कम्बिनेशनल सर्किट्स कहलाएंगे। इसी तरह फीडबैक पाथ से क्या मुराद है? फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है और उसकी कोई आउटपुट वापस इनपुट पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, वापस वो इनपुट पे भी जा रही है, तो ये फीडबैक हो गया कि आउटपुट जो है वो इनपुट बना रही है और जो प्रीवियस आउटपुट है वो नेक्स्ट आउटपुट बनाएगी, यानी प्रीवियस आउटपुट भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी नेक्स्ट आउटपुट को जनरेट करने में। सो ये भी एक किस्म की मेमोरी एलिमेंट्स ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा फीडबैक, समझाएं। अगर आपके किसी भी सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट लग जाए, यानी कोई मेमोरी लगी हो, मेमोरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये फ्लिप फ्लॉप और लैचेस को बोलते हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, जो कि बिट को स्टोर करते हैं। यानी स्टोरेज एलिमेंट किसी भी तरह का या मेमोरी एलिमेंट्स अगर आपके सर्किट में लग जाए तो फिर वो सर्किट कम्बिनेशनल नहीं रहेगा बल्कि वो सीक्वेंशियल हो जाएगा। और दूसरा, अगर किसी भी सर्किट में कोई फीडबैक पाथ लगा हुआ है, या आप ऐसे कह लें कि दोनों का एक ही मतलब है कि फीडबैक पाथ भी तब लगता है जब मेमोरी एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है,
बेसिकली फीडबैक होके ही मेमोरी एलिमेंट जो है वो लगे होते हैं। तो या तो कोई मेमोरी एलिमेंट लगाओ या फीडबैक पाथ अगर आपको नजर आ जाए आपके सर्किट में, तो वो दोनों तरह के सर्किट जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट कहलाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों चीजें नहीं है तो फिर आपके वो सर्किट जो है वो कम्बिनेशनल होंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? जी सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है कम्बिनेशनल सर्किट्स का और सीक्वेंशियल सर्किट का। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जिनकी आउटपुट डिपेंड करती है उनकी कम्बिनेशन ऑफ इनपुट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। जबकि जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनकी आउटपुट डिपेंड कर रही होती है कम्बिनेशन ऑफ इनपुट के ऊपर, एज वेल एज वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट के, स्टोरेज एलिमेंट की स्टेट क्या है, यानी इनपुट ऑफ द स्टोरेज के, स्टोरेज एलिमेंट में 0 स्टोर हुआ है या 1 स्टोर हुआ है, उस हिसाब से उसकी नई आउटपुट बनेगी, ठीक है। तो ये बुनियादी फर्क है कम्बिनेशनल में और सीक्वेंशियल में, कि सीक्वेंशियल के अंदर जो आउटपुट है वो इनपुट पर तो डिपेंड करती है, साथ स्टोरेज एलिमेंट की जो स्टेट है या मेमोरी की जो स्टेट है उस पर भी डिपेंड कर रही होती है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है जी। सो इस चैप्टर में हम कम्बिनेशन सर्किट से मुतालिक क्या चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम दो चीजें कवर करेंगे, एक एनालिसिस कवर करेंगे और दूसरा डिजाइनिंग या सिंथेसिस कवर करेंगे, ठीक है। एक यानी हम कम्बिनेशन सर्किट्स को एनालाइज करना सीखेंगे और उनको सिंथेसाइज या उनकी डिजाइनिंग देखेंगे, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव से हम कम्बिनेशन सर्किट को कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो एनालिसिस से क्या मुराद है? कोई स्टूडेंट बता सकता है एनालिसिस किस चीज को कहते हैं? जी, एनीवन? सर तजर्बा मुशाहदात वगैरह। नहीं बेटा, वो तज्जिया करना सर, ऑब्जर्वेशन होती है, किसी चीज को तज्जिया। सर इसमें एनालाइज सर कोई भी करना, सर्किट रिजल्ट पहले से डिजाइन किया होता है। इसमें शाबाश। सर कोई भी सर्किट पहले से डिजाइन किया होता है, उसको करना एनालाइज। सुने, दोबारा रिजॉल्व करना। अभी अभी ये बच्चे ने एक लफ्ज बोला तज्जिया, एनालाइज कहते हैं तज्जिए को। तज्जिया जो है ये लफ्ज निकला है जुज से। जुज कहते हैं पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक हिस्सा वो उसका जुज कहलाता है। तो किसी भी बड़ी चीज को लेकर उसके बुनियादी जुजियात में उसको तकसीम करके उसको स्टडी करना, उसका एनालिसिस कहलाता है। दूसरे लफ्जों में आपने एक मुहावरा सुना होगा, बाल की खाल उतारना, यानी आप डिटेल में उस चीज को उसके बेसिक एलिमेंट्स में या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में उसको जाके स्टडी कर। डीपली स्टडी करना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ये आवाज नहीं आ रही। आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। यार जब आएगी फिर बताना मैं। बाल की खाल उतारने तक बताया था जी बेटा, आवाज आ रही है? जी आ रही। यस सर। यस सर, अभी आ रही है। अच्छा, तो हमने बाल की खाल उतारी थी अभी, ऐसे ही है। जी सर। सो बात बेटा ये हो रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
एनालिसिस और सिंथेसिस, यानी इस जो चैप्टर है इसमें हम कम्बिनेशन सर्किट को दो पर्सपेक्टिव से डील करेंगे। एक एनालिसिस क्या होता है और दूसरा उनका सिंथेसिस क्या होता है या उनकी डिज़ाइनिंग क्या होती है। सो एनालिसिस कहते हैं किसी भी चीज़ को उसके बेसिक जुजियात में डिवाइड करके उसको स्टडी करना, ये उसका एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में जाके उसको स्टडी करना एनालिसिस कहलाता है। सो एनालिसिस की डेफिनेशन ये करेंगे हम कि आपको कोई लॉजिक सर्किट दिया गया है और आपने उसका बिहेवियर स्टडी करना है, वो उसका एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? यस सर। जबकि दूसरे लफ्जों में सिंथेसिस या डिजाइनिंग क्या चीज होती है कि आपको बिहेवियर गिवन होता है, यानी आपको बिहेवियर दे दिया जाता है कि इस बिहेवियर का सर्किट चाहिए और आपने उससे सर्किट डिजाइन करना है, ये सिंथेसिस या डिजाइनिंग कहलाती है, ठीक है। तो इस जो है सब्जेक्ट या इस चैप्टर के अंदर हम कॉम्बिनेशन सर्किट को एनालाइज भी करेंगे और सिंथेसाइज या डिजाइन भी करेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिसिस प्रोसीजर की, ठीक है। हम सबसे पहले एनालिसिस को स्टडी करने लगे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के। सो एनालिसिस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, दो काम करेंगे हम। हमें लॉजिक डायग्राम गिवन होगी किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट की, उससे हम बुलियन फंक्शंस या बुलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे। बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, ये भी एनालिसिस कहलाता है, ये एक तरह का एनालिसिस है, ठीक है। दूसरा, हम उसी लॉजिक सर्किट से, उसी लॉजिक डायग्राम से ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे, ये भी एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, या हम लॉजिक डायग्राम से बुलियन फंक्शन बना लें या लॉजिक डायग्राम से ट्रुथ टेबल बना लें, ये दोनों हमारे एनालिसिस ही कहलाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है? यस सर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिक डायग्राम से बुलियन फंक्शन कैसे बनाया जाता है, यानी एनालिसिस का जो एक हिस्सा है वो देखते हैं। सो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज इन द एनालिसिस is to make sure that the given circuit is combinational and not sequential। यानी सबसे पहले जो भी हमें सर्किट प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम ये चेक करेंगे क्या वो कॉम्बिनेशनल है या सीक्वेंशियल है, क्योंकि अगर वो सीक्वेंशियल है तो फिर उसको सीक्वेंशियल के तरीके से हमें एनालिसिस करना है, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशनल है तो कॉम्बिनेशन के तरीके से करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सर्किट मिलेगा तो हम उसकी एनालिसिस प्रोसीजर उस पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे क्या वो कॉम्बिनेशनल है या सीक्वेंशियल है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा वो कॉम्बिनेशनल है या नहीं? जी बेटा बताएं। सर उसके फीडबैक्स पता चलेगा, अगर फीडबैक फराहम की गई हो तो पता चलेगा। शाबाश। या उसमें कोई फीडबैक पाथ दिया हो या कोई मेमोरी एलिमेंट दिया हो, इन दोनों चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीक्वेंशियल है। अगर दोनों नहीं है तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है और फिर उसको हम आगे फर्दर एनालाइज करेंगे। सो एनालिसिस में हमारे पास जो है वो 4 स्टेप्स हैं, यानी किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम से बुलियन फंक्शन निकालने के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले, label all gates output that are a function of the input variables with arbitrary symbols but with meaningful names। यानी हमें जो भी सर्किट दिया गया होगा, लॉजिक डायग्राम दी गई होगी, उसमें बाज दफ़ा मल्टी लेवल होते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल आपके पास डायग्राम होती है, यानी उसमें एक या दो से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने लेबलिंग करनी है। लेबलिंग किस चीज़ की करनी है? उसकी इनपुट और आउटपुट की, यानी जो फर्स्ट लेवल के गेट्स हैं उनकी इनपुट और आउटपुट को एक मीनिंगफुल नेम देना है या आर्बिट्ररी सिंबल की मदद से उनको लेबलाइज कर देना है, यानी उनके लेबल्स लगा देने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उन जो फर्स्ट लेवल के गेट्स होंगे उनके लिए जो आपने आउटपुट सिंबल बनाए हैं उन सिंबल्स के लिए बुलियन फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। उनके बुलियन फंक्शंस जो हैं उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो सेकंड लेवल के आपके सेकंड लेवल के गेट्स होंगे उनकी जो इनपुट होगी वो बेसिकली आउटपुट होगी फर्स्ट लेवल के गेट्स की आउटपुट उनकी इनपुट बन जाएगी। तो आपने सेकंड लेवल जो है उसके लिए भी आपने लेबल करना है उनके सिंबल्स को, यानी उनके आर्बिट्ररी सिंबल्स लगाने हैं, मीनिंगफुल सिंबल्स लगाने हैं और उनको आपने उसकी इनपुट को और आउटपुट को लेबल कर देना है, ठीक है, यानी जो सेकंड लेवल होगा। फिर आपने सेकंड लेवल के जो आउटपुट हैं उनके लिए आपने बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद यही स्टेप रिपीट करते जाएंगे अनटिल आप
जो है वो आखिरी लेवल तक पहुंच जाएं, ठीक है। आखिरी लेवल या आखिरी आउटपुट तक जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर ये स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये सारा काम कर लें, यानी लेबलिंग और उनके एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और ये कैसे की जाती है, अभी एग्जांपल आएगी वहां पे आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे ऑफ प्रीवियसली डिफाइंड फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय द आउटपुट बुलियन फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, यानी इनपुट वेरिएबल्स की टर्म में आपने आउटपुट लिखनी है। यानी अगर आपकी फाइनल आउटपुट जो है वो एफ है और इनिशियल इनपुट जो थी वो आपकी ए बी सी थी, तो आपने ए बी सी की टर्म्स के अंदर जो है वो एफ को डिनोट करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इट मींस कि आपने जो है वो एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। ये आखिरी वाला समझा दें सर, फोर्थ अभी बेटा इसकी एग्जांपल है कि वहां पे आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये आपको एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपने लेबल करना है, आपको इसकी इनपुट भी गिवन होंगी और इसकी आउटपुट भी गिवन होंगी, ठीक है। लेट्स से इसकी इनपुट जो है वो एबीसी की फॉर्म में गिवन होंगी, 3 इनपुट्स हैं एबीसी, और इसकी आउटपुट जो है वो 2 आउटपुट हैं F1 और F2। तो आपने इसमें F1 और F2 निकालने हैं, ठीक है। F1 और F2 निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ एबीसी। ये है हमारा एनालिसिस प्रोसीजर। सो सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं फर्स्ट लेवल की, ठीक है। फर्स्ट लेवल में हम लेबलिंग किस तरह से करेंगे, हमें इनपुट गिवन है एबीसी, ठीक है, इसी तरह AB, फिर AC और BC, ये हमारी इनपुट्स हो गई सारी। उसके बाद फर्स्ट लेवल को हमने आउटपुट को लेबल कर देना है। इसको हमने T2 कह दिया, इसको T1 के नाम से लेबल कर दिया, इसी तरह इसको T3 के नाम से लेबल कर दिया, ठीक है। यहां पर लेबल इसलिए नहीं किया इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे आपके बिल्कुल बेसिक गेट लगे हुए हैं, यानी आप ए बी को एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे उसका फायदा कोई नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज। तो इसलिए यानी हमने हमारे पास यहाँ तक हमने इसको लेबल कर लिया, इसको हमने F2 कह दिया इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बन गया, तो F2 हमारे पास आ गया। इन तीनों का सर जो उसके आगे और गेट लगा हुआ है उसको क्यों नहीं लेबल किया हमने? वो तो बेसिक लेवल का गेट नहीं है ना। कौन सा सर ये जो सही है, और गेट सर ये जो 3 एंड गेट के आगे 3 इनपुट्स वाला और गेट लगा हुआ है। हाँ, तो इसको हमने बेटा लेबल कर दिया ना F2 से, ये F2 से लेबल कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, ये F2 इसी को डिनोट कर रहा है। सो F2 से इसको लेबल कर दिया, T1 T2 और T3 से इसको लेबल कर दिया, और F1 तो आउटपुट है ही है। अब हमने इसमें ये चीज देखनी है कि हम T1 किसको कह रहे हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट आउटपुट्स होती है ना, यानी फर्स्ट लेवल की आउटपुट या सेकंड लेवल की आउटपुट जो कि फाइनल आउटपुट से पहले आती हैं, उनको हम T के नाम से डिनोट करते हैं, और जो फाइनल आउटपुट्स होती हैं उनको हम F के नाम से डिनोट कर देते हैं, F1 F2 F3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह हमें पता है यहाँ पे जो F2 है ये नॉट होके इस वाले एंड गेट पे मिल रही है, तो इसको हम F2 कंप्लीमेंटेड वर्जन कह देंगे, ठीक है। तो ये हमने हमारी लेबलिंग कंप्लीट हो गई है। तो लेबलिंग करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनकी बुलियन एक्सप्रेशंस लिखेंगे। किसके लिखेंगे, हम जो इंटरमीडिएट हमने वैल्यूज ली थी या आर्बिट्ररी सिंबल्स डिनोट किए थे, यानी T1 T2 T3 के लिए, और इसी तरह F2 के लिए और F1 के लिए, यानी इन सब की बुलियन एक्सप्रेशंस लिखेंगे, ठीक है। यानी F1 को हम लिखेंगे T1 और T2 की शक्ल में या T3 की शक्ल में, और T3 को हम लिखेंगे T1 और F2 की शक्ल में। इसी तरह F2 को हम डिनोट करेंगे ABC की फॉर्म में। तो ये हमारा जो है वो एक स्टेप की बुलियन एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। सो द आउटपुट ऑफ स्टेप की समझ नहीं आई बेटा, अभी आ जाएगी, देखें। द आउटपुट ऑफ गेट्स दैट आर अ फंक्शन ओनली ऑफ इनपुट्स वेरिएबल T1 एंड T2। अब ये देखें, ये आपके पास डायग्राम दी गई है, इसमें आप देखें T1 और T2, इनके बुलियन एक्सप्रेशन जरा लिखें, क्या होंगे बताएं जी बेटा। T1 और T2 के बुलियन एक्सप्रेशन क्या होंगे? T1 होगा A प्लस B प्लस C, शाबाश। और T2? T2 होगा A B C। ठीक है। इसी तरह आप बताएं कि आपके पास जो है वो F2 किसके बराबर होगा? F2 हमारे पास होगा AB प्लस AC AB प्लस प्लस BC। BC प्लस ठीक है? BC। बिल्कुल। और T3 किसके बराबर होगा?
T3 इनका कॉम्प्लीमेंट T3 होगा ये जो T1 एंड हो रहा है T1 और T1 F2 कॉम्प्लीमेंट and F का complement F2 ठीक है, F2 के कंप्लीमेंटेड के साथ वो एंड हो रहा है एंड हो T3, जाएगा। ठीक है। इसी तरह F1 जो है वो किस तरह बन रहा है, वो T2 और T3 आपस में और हो रहे हैं। T2 और T3 आपस में हो रहे हैं और वेरी गुड, ठीक है। अब हमने ये सारी इक्वेशंस लिखनी है, मतलब सबसे पहले हम F2 के लिए लिखेंगे और T1 T2 के लिए, ये तीन कंप्लीट करेंगे। F2 के लिए ये आ गया, T1 और T2 के लिए आ गया। इसका मतलब कि F2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट्स आ गई ABC की फॉर्म में। इसी तरह T1 भी इनिशियल इनपुट्स की फॉर्म में आ गई और T2 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी सर वापस आएंगे ना फिर सर को हमारी आवाज आएगी, सर डिस्कनेक्ट हो गए। को भी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट्स लिखना होगा, तभी फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा F1 इन टर्म्स ऑफ ABC आ जाएगा, ठीक है। सर T2 के बाद डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। ओके, मैं ये बात कर रहा था बेटा कि हमारे पास ये है F1 F2 T1 T2 और F2 जो हैं ये तीनों इन टर्म्स ऑफ ABC आ गए हैं, ठीक है, यानी इनिशियल इनपुट्स की फॉर्म में आ गए हैं। इनिशियल इनपुट्स हमारी कौन सी हैं, ABC, ठीक है। ABC की फॉर्म में जो लिखे हों इसका मतलब वो इनिशियल इनपुट्स की फॉर्म में है। जबकि अगर T3 और F1 की बात करें तो ये इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट जो सिंबल्स हैं उनकी फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी T3 जो है वो F2 कंप्लीमेंटेड एंड विद T1, यानी इसके अंदर ABC नहीं आ रहे। इसी तरह F1 के अंदर भी ABC नहीं आ रहे, यानी इनिशियल इनपुट्स नहीं आ रही। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि फाइनल आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट्स लिखना, ये एनालिसिस जो है वो कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। सो हम F1 को अब लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ABC। वो कैसे लिखेंगे, वो अगर आप ऑब्जर्व करें F1 में अगर T3 की वैल्यू और T2 की वैल्यू पुट कर दी जाए और T3 की वैल्यू F2 है और T1 है, तो इसका मतलब T1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, फिर F2 की वैल्यू पुट करके उसका कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे। उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे T3 की जगह पे, और T2 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो F1 है वो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट यानी ABC की फॉर्म में आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। सो इसको हम स्टेप्स को करते हैं। सो F1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, T3 प्लस T2, और T3 हमें पता है कि F2 का कंप्लीमेंटेड वर्जन है और साथ T1 एंड हो रहा है, और प्लस ABC, ये T2 की वैल्यू ABC आ गई। इसी तरह F2 जो है ये बेसिकली AB प्लस AC प्लस BC है, और इसका कंप्लीमेंट है तो टोटल का कंप्लीमेंट आ जाएगा होल का। उसके साथ T1 आ जाएगा। T1 जो है हमारे पास A और B और C है, ठीक है, प्लस ABC, ये हमारे पास आ गई T2 की वैल्यू। अब हमने इस सारे को आपस में सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसको सम ऑफ मिन टर्म्स या SOP की फॉर्म में लेके जाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट जब लेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, A का कंप्लीमेंट प्लस B का कंप्लीमेंट इनटू A कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट इनटू B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट इनटू A प्लस B प्लस C प्लस ABC, ठीक है। फिर इसको मजीद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सर इसको मल्टीप्लाई एसओपी करने में के बाद कन्वर्ट किया हमने। जी सम ऑफ मिन टर्म्स में, ये याद रखें जब भी हम एनालिसिस या डिजाइनिंग करेंगे हमारी कोशिश होगी कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो मिन टर्म्स की फॉर्म में है, यानी सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखें उसको, ठीक है। तो ये मैक्स टर्म आ रही है ठीक है हमारे सर। पास, इसको हम मिन टर्म्स में लेके जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये 4 मिन टर्म्स आ जाएंगी। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने पहले किया हुआ है, आपने जैसे इसको मल्टीप्लाई करके तो सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में इसको ले आना है, ठीक है, हो जाएगा बेटा। यस सर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये अब आपके पास जो F1 है ये आपके पास सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब आपका एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। F1 तो आ ही गया है और F2 पहले ही था, तो दोनों ही आपके पास जो है वो ABC की फॉर्म में आ गए हैं दोनों आउटपुट्स। तो इसका मतलब आपने अपने जो आपका गिवन कम्बिनेशनल सर्किट था उसको आपने बुलियन फंक्शन की फॉर्म में डिनोट कर दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है एनालिसिस प्रोसीजर। अब
पहले इस टाइप का एनालिसिस प्रोसीजर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? जी सर आ रही है। यस ठीक है। जी सर आ रही है। पहले टाइप का हमने एनालिसिस प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने हम अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट को कन्वर्ट किया था बुलियन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और बुलियन इक्वेशन हमने आउटपुट की जो फाइनल आउटपुट है उसको लिखा था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट्स, सही है। अब हम एनालिसिस प्रोसीजर करेंगे, यानी हम जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है उससे ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो हम ट्रुथ टेबल को बनाएंगे लॉजिक डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब इसके दो तरीकों से बना सकते हैं हम, यानी किसी भी लॉजिक डायग्राम को किसी ट्रुथ टेबल में दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर एक तो तरीका, हमने किसी भी लॉजिक डायग्राम से पहले हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है, बुलियन इक्वेशन हमने बना ली। उन इक्वेशंस की मदद से ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, पढ़ा हुआ है ना हमने कि इक्वेशन से ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है। यस सर। ठीक है, तो एक तो तरीका यह है कि हम लॉजिक डायग्राम से जो इक्वेशनें बनाई हैं उन इक्वेशनों की मदद से ट्रुथ टेबल बना दें। लेकिन हम वो तरीका देखेंगे कि जिसमें हम लॉजिक डायग्राम से डायरेक्टली ट्रुथ टेबल पे जाते हैं विदाउट यूजिंग द इक्वेशंस, यानी हम इक्वेशंस को बीच में से एक्सक्लूड करेंगे और डायरेक्टली वो मेथड देखेंगे जिससे हम लॉजिक डायग्राम से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स हैं, 3 या 4, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिटरमिन द नंबर ऑफ इनपुट्स। हम अपने जो गिवन सर्किट होगा उसमें देखेंगे कितनी इनपुट्स गिवन है, ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर n इनपुट वेरिएबल हैं तो उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 2 की पावर n इनपुट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 3 इनपुट्स थी ABC तो उसके जो है 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे और उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 की पावर n-1 तक, यानी 0 से लेकर 7 तक बन जाएंगे उनके कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो नोट डाउन कर लेंगे इनपुट वाले कॉलम के अंदर। क्लियर है बेटा पहला स्टेप? यस सर। ठीक है रिवाइज कर दें जी। सर, पहला स्टेप रिवाइज कर दें। पहले स्टेप में बेटा हमने ये करना है कि हमने अपना जो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट या लॉजिक डायग्राम दी गई है उसमें हमने देखना है कितनी इनपुट्स हैं। जितनी भी इनपुट्स हैं उन सारी इनपुट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। यानी अगर हमारे पास n इनपुट्स हैं तो 2 की पावर n पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे और उसकी जो रेंज बनेगी वो 0 से 2n-1 तक होगी। इसको मिसाल ऐसे ले लें कि अगर n की वैल्यू 3 है, n आपके पास जो है वो 3 है, इसका मतलब आपके पास 3 इनपुट्स ABC हैं, एक A है, B है और C है, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो 8 कॉम्बिनेशन की जो रेंज होगी वो पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा 1 1 1। तो ये टोटल अगर आप काउंट करें 8 बनते हैं और रेंज इनकी बनेगी 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो 0 से 7 तक इनके कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यानी 0 से लेकर 2 की पावर n-1 तक। क्लियर है बेटा? थैंक यू जी सर, सर। क्लियर है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेबल दी आउटपुट्स ऑफ सिलेक्टेड गेट्स विद द आर्बिट्रेरी सिंबल्स, ठीक है। हम यानी हमने इनपुट वाला कॉलम बना लिया जिसमें सारी इनपुट्स आ गई, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनपुट्स। उसके बाद हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखेंगे, यानी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने T1 T2 लिखे थे, T1 था, T2 था और T3 था। इसी तरह हमारे पास एक F2 भी था, ठीक है, और F2 का कंप्लीमेंट। ये सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। अब हम हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। T1 की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगी, अगले कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगी, इसी तरह सारे कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे। इसी तरह T2 की भी सारी वैल्यूज हर कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे, फिर T3 के लिए लिखेंगे, फिर F2 के लिए लिखेंगे और फिर F2 के कंप्लीमेंट के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल आउटपुट का जो है वो कॉलम बनाएंगे जिसमें आउटपुट वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो आउटपुट हमारे पास F1 आ जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी तो डेफिनेटली F1 भी हम उनकी मदद से सारे का सारा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, वहां पे आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक जी है। सर आ रही है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 2 स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल फॉर द आउटपुट ऑफ दोज गेट्स व्हिच आर फंक्शन ऑफ प्रीवियसली डिफाइंड वैल्यूज अंटिल द कॉलम फॉर ऑल द आउटपुट्स आर डिटरमिन्ड। यानी हम फाइनल आउटपुट के लिए जब तक जो है वो सारी वैल्यूज ना लिख लें तब तक हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखेंगे। यानी पहले इनपुट्स का कॉलम बनाएंगे, फिर आर्बिट्रेरी जो सिंबल्स हैं उनका कॉलम बन जाएगा और फिर फाइनल जो हमारी आउटपुट होगी उसका कॉलम बन जाएगा और हर कॉम्बिनेशन के लिए उसकी आउटपुट लिखते जाएंगे, ठीक है बेटा?
जी सर। ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल वही सर्किट है हमारे पास जिसमें आर्बिट्रेरी सिंबल्स T1, T2, T3, F2 कंप्लीमेंटेड और F2 दिए गए हैं, और फाइनल आउटपुट जो है वो हमारे पास F1 है, और इनिशियल इनपुट हमारे पास A, B और C है। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो उसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा कि हम A, B और C तीन इनपुट वाला कॉलम बनाएंगे, उसमें 0 से लेकर 1 तक सारे पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम अगर F2 की बात करें तो F2 कैसे आता है? F2 हमें पता है कि AB प्लस AC प्लस BC है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाएंगे, यानी अगर सारे जीरो हों, A भी जीरो है, B भी जीरो है, A0, C0, B0 और C0, सारी वैल्यू जीरो है, तो सारे जीरो होंगे तो एंड की आउटपुट क्या होती है? जीरो होती है, यानी एक भी जीरो हो तो आउटपुट जीरो हो जाती है। ये तीनों जीरो जब और को मिलते हैं तो आउटपुट और की भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब F2 आपको जीरो मिलेगा और उसका जो कंप्लीमेंट है वो आपको उसका रिवर्स होके 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी जो है तीन इनपुट के कॉम्बिनेशन है, लेट्स से 0 0 1, बेटा आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं अब हम 0 0 1 के लिए। सो 0 0 1 में आपके पास C जो है वो 1 हो गया है, बाकी सारे जीरो हैं। तो अगर आपके पास चूंकि सारे तीनों जीरो हैं तो एंड में एक भी जीरो हो तो आउटपुट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और ये जीरो जब इस और को मिलेगा तो अगेन जीरो आ जाएगा, तो इसका भी आउटपुट जीरो आ गई। अब हम अगर किसी और कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं, लेट से इसके लिए लिखते हैं, ठीक है, जिसमें A, B और C है, तो A हमारे पास जीरो है, B और C 1 है। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इस वाले गेट में दोनों 1 है, तो इसकी आउटपुट 1 होगी, बाकी दोनों की जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये जीरो जो है, ये जीरो जब इन पे अप्लाई होगा तो और की प्रॉपर्टी है कि एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है, तो इस केस में हमारा F2 जो है वो 1 हो जाएगा और उसका जो कंप्लीमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी बेटा सबको? जी सर। इसी तरह बेटा सारी वैल्यूज के लिए ना, सारी वैल्यूज के लिए F2 फिल करेंगे और इसी तरह F2 का कंप्लीमेंट है वो भी फिल कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद T1, T2 और T3 जो है उनके लिए भी सारा ये फिल कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा F1। F1 जो है ये हमारे पास फाइनल जो थी आउटपुट थी वो क्या थी? वो T2 और T3 का और थी, तो T2 भी हमारे पास मौजूद है और T3 भी मौजूद है। इसका मतलब एक भी, इन दोनों में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। तो आप देख लें जिस केस में एक भी 1 आ रहा है वहां पे 1 आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सारा ट्रुथ टेबल बन गया किसकी मदद से? ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया जो हमारी गिवन डायग्राम है उसकी मदद से। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा आवाज आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। चलें सर ठीक है जी बेटा। सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है सर। तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग करेंगे तो फिर आगे आपको सिंप्लीफिकेशन वाले प्रोसेस आएंगे ना। ठीक है, अगर सर इसके इनपुट्स इंक्रीज कर दी जाए तो सर ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो बेटा फिर क्या हुआ? आपने काम तो करना है कि नहीं? जी सर वो तो कह रहा हूं। हाँ, तो फिर ये आपको बेसिकली स्टेप्स है ना, हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी एक चीज हमें दी हुई है, हम उसके बेसिक एलिमेंट्स में जाके उसको स्टडी कर रहे हैं, और उसके दो तरीके हैं, या तो हम उसकी इक्वेशंस लिख लें या हम उसका ट्रुथ टेबल बना लें, दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो दोनों हमें अच्छी तरह आने चाहिए। क्लियर है? जी सर ठीक है। सो एनालिसिस प्रोसीजर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है दोनों तरीकों वाला। ठीक है, तो अब हम उसकी सिर्फ आज एग्जांपल करेंगे और डिजाइनिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो अब उसकी एक एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूँ, अभी आप उसको करें। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है, ये एग्जांपल सॉल्व करें। ये आपको क्या दिया हुआ है? आपको जो है वो एक कम्बिनेशनल सर्किट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और उसमें आर्बिट्रेरी सिंबल्स लगाए गए हैं, इंटरमीडिएट्स यानी उसकी जो आउटपुट्स हैं वो लगाई गई हैं, T1, T2, T3, T4, और उसकी दो फाइनल आउटपुट हैं F1 और F2, और उसकी इनपुट्स 4 हैं A, B, C और D। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बुलियन पार्ट A करना है सबसे पहले, डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन। आपने बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है T1 से लेके T4 तक, यानी T1, T2, T3 और T4 तक,
उसके बाद आपने क्या करना है, F1 और F2 को, उसका भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स, यानी ABC की फॉर्म में उसका आंसर निकालना है। तो ये भी 10 मिनट है और ये सारे परफॉर्म करें, ठीक है। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की? यस सर, आ गई है समझ। चलें करें, शाबाश, ये पार्ट करें, अभी मैं 10 मिनट दे रहा हूँ आपको। जी बेटा, किसी स्टूडेंट ने लिखे अभी तक? सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन लिखने थे पहले। ये सर लिख लिए हैं। T1 आया B बार C, T2 आया A बार B, T3 आया A प्लस T1, T3 आया A प्लस B। जी एक मिनट, अब बताएं जरा। T1 बेटा आपके T1 पास आया क्या है? B बार C। B C जी, T2 आया A बार B। ठीक है। ठीक है, T3। और T3 आया A प्लस T1, उसमें T1 की वैल्यू पुट की, वो आ गया A प्लस B बार C। शाबाश, ठीक है। फिर T4 T4 आ क्या है? गया T2 XOR D, ठीक है। और T2 की वैल्यू पुट की तो आ गया A बार B XOR D। ठीक है, जब उसका एग्जॉर F1 सॉल्व है, किया, उसका एग्जॉर सॉल्व नहीं किया आगे से? नो सर। वो भी सॉल्व करें ना, मतलब एग्जॉर में क्या होता है, एक दफा कॉम्प्लीमेंट आता है पहले का, फिर दूसरे का आता है, दूसरा विदाउट कॉम्प्लीमेंट आता है। ये सर यानी लिखना जरा क्या जाएगा? ये हो जाएगा A बार B D बार प्लस प्लस हो जाएगा ये, अ, यानी आपके पास आ जाएगा D इंटू A प्लस B बार, फिर D अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा फाइनल A बार B D बार प्लस AD प्लस B बार D। ये सर रिपीट कर दें दोबारा एक बार। ओके, मैं एक मिनट रिपीट करता हूँ। आपके पास T2 की वैल्यू क्या आई थी? A बार B आ गया था, ठीक है। उसको D के साथ आपने एग्जॉर करना है, तो D के साथ उसको किस तरह से एग्जॉर करेंगे?
डी जो है आपके पास है जो दूसरा टी है डी T2 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आपको नजर आ रहा है? जी जी नजर आ रहा है। हाँ, तो इस पे डी एक्सक्लूसिव और विद ए बार बी हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का फार्मूला जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, एक्सक्लूसिव और कैसे होता है, अगर आपके पास हो एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, तो आपके पास क्या आंसर आता है? ये आता है एक्स कंप्लीमेंट वाई और प्लस, प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा डी का कॉम्प्लीमेंट और साथ ए कंप्लीमेंट बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया सर, लगी समझ। फिर प्लस, फिर आपके पास ए कंप्लीमेंट बी होल का कंप्लीमेंट जो आएगा जब उसको ओपन करेंगे तो आपके पास वो हो जाएगा ए प्लस बी कंप्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गई बेटा? जी सर यानी ठीक है। ये चीज आ जाएगी ठीक है सर। और डी से ठीक है सर। मल्टीप्लाई होगा, फिर ए डी प्लस बी बार डी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद F1 कैसे निकालेंगे बेटा? F1 आ जाएगा T3 प्लस T4। प्लस T4। फिर T3 की वैल्यू पुट करेंगे, T3 की वैल्यू पुट कर देंगे ए ए प्लस प्लस बी T1। बार सी। हाँ जी ठीक है, और और ये T4 की बताइए। वैल्यू है ए बार बी डी बार प्लस ए डी प्लस बी बार डी। ठीक है जी, T3 की वैल्यू आपने बताई ए प्लस बी बार सी, ये आ गई, और T4 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपने लिख दी। F2 इज इक्वल टू डी प्लस T2। तो T2 हमारे पास था ए, एफ पहले डी लिखेंगे फिर प्लस कर देंगे उसमें ए बार बी। सर आपकी आवाज बंद हो गई है। डिस्कनेक्ट सर हो गया मान मेरे ख्याल से। ठीक है, सर आपकी आवाज कट अभी आई है इतनी डिस्कनेक्ट हो देर। गया था सर। F2 की वैल्यू निकाली थी जब, वहां से अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, वही ना, मतलब F1 भी आपके पास ABCD की फॉर्म में आ गया और F2 भी आ गया ABCD की फॉर्म में, तो ये आपका जो है वो फाइनल जो है वो आंसर हो गया पहले पार्ट का। एक्सप्रेशन यस सर। ठीक है, अच्छा अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उसमें कह रहा है कि लिस्ट द ट्रुथ टेबल विद 16 बाइनरी कम्बिनेशन, चूंकि 4 इनपुट 16 कम्बिनेशन हो जाएंगे ऑफ द 4 इनपुट वेरिएबल्स, देन लिस्ट दी बाइनरी वैल्यूज फॉर T1 थ्रू T4। यानी आपने टेबल बनाना है जिसमें ABCD का इनपुट का कॉलम आएगा, फिर इंटरमीडिएट वेरिएबल T1 से लेके T4 तक, और फिर फाइनल यार इसका ना आप लोग ट्रुथ टेबल बनाए, सर ने भी यही कहना है जैसे पहले बनाया था। हर एक का बनाना है ए बी सी डी आहो। के 16 कॉम्बिनेशन, और उसके बाद T1 T2 T3 T4 फिर F1 और F2 ये सारा ट्रुथ टेबल में आना चाहिए। चलो शुरू करो। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ जी सर रही आप है। ठीक है, सॉरी। सर फिर बंद हो गई।
जी बच्चे स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सो बात हो रही थी फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में अब हम देखते हैं क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमने ये करना है कि हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल के लिए हम जो है वो 3 कॉलम हमारे बनेंगे, जिसमें इनपुट्स आएंगी ABCD और इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ जाएंगे T1 से लेके T4 तक, और फाइनल आउटपुट का कॉलम बनेगा F1 और F2 का, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे खुद ही? यस सर, बना लेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। आज ये घर से ट्राई करना है आपने, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 देखें, इसमें क्या करना है, प्लॉट द बुलियन आउटपुट फंक्शन ऑब्टेन्ड इन पार्ट बी ऑन मैप्स एंड शो दैट द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट टू वंस ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ द के मैप। हो जाएगा बेटा ये भी? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है। इसमें आपने क्या करना है, सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एफ एंड जी इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स इन सर्किट। तो आपने ये आपके पास जो है वो इनपुट्स दी गई हैं ABCD और फाइनल आउटपुट है F और G। यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट जो है वो आर्बिट्रेरी सिंबल्स उनको लेबल करना है, और उसके बाद उनकी एक्सप्रेशंस लिखने हैं, और फिर फाइनल F और G का एक्सप्रेशन लिखना है। तो उसका बेटा ये होगा कि आप लेट से यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे इसको, ठीक है। ये ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट जी बेटा। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चलें, मैं ये कह रहा था कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम ही करना है कि आपने जस्ट जो है, आपको सर्किट दिया गया कम्बिनेशन सर्किट, इसमें इनपुट्स हैं ABCD और आउटपुट है FG। इसको इन टर्म्स ऑफ पहले आपने इंटरमीडिएट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल आउटपुट्स जो है इसकी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इनपुट्स लिख देनी है, ठीक है। कर लेंगे ट्राई ये? यस सर, ये कर लेंगे ट्राई। हाँ, सोल्यूशन इसका अटैच है तो वहां से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप ये करके आएंगे दोनों, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, अभी सेशन बेटा अभी एंड करते हैं, हमने जाना नहीं है, अटेंडेंस होगी।